हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले भाग में हमने चैप्टर नंबर 9 सॉइल कंप्लीट किया था। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया, काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने सॉइल की पढ़ी, देखा कि सॉइल के क्या क्या चीजें सॉइल के साथ घटित होती है। आज में बच्चों चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ना है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस और जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में है, ठीक है ना, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, क्या क्या तरीका है रेस्पिरेशन करने का। जैसे आपको पता है कि हम जो इंडिविजुअल्स है, ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर इनटेक, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से हम क्या कर पा रहे हैं, हम सर्वाइव करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो, हम रेस्पिरेशन ना करें, है ना, आप देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है तो वो रेस्पायर करना बंद कर देता है ना, सांस लेना बंद कर देता है। तो उस वजह से उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो रेस्पिरेशन एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है हमारे लिए, साथ ही साथ जितने भी आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी के लिए। तो इन्हीं के बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि एक पहले से हम एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक दिन भोजो क्या था, भोजो ईगरली अपनी दादी से मिलने के लिए, यानी अपने ग्रैंड पेरेंट से मिलने के लिए क्या था, बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो क्या थे, काफी एक साल बाद उनके घर आ रहे थे, है ना। तो ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप, है ना। तो उनको रिसीव करने बस स्टॉप पे जाना था अपने ग्रैंड पेरेंट को। तो वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही जल्दी में था, है ना। तो इतनी जल्दी में था कि वो ना बहुत क्या करते, बहुत तेजी से दौड़ते हुए बस स्टॉप फ्यू मिनट में पहुंच गया। सपोज जैसे कि अगर 5 मिनट लगते थे उसको बस स्टॉप जाने में अपने घर से, तो तेजी से दौड़ के गया और वो 3 मिनट के अंदर ही पहुंच गया, है ना। तो जब वो पहुंचा, मतलब पहुंच तो गया वो, लेकिन वो बड़ी तेजी से सांस ले रहा था। आपने भी देखा होगा कि अगर आप भाग भाग के, जैसे आप कभी कुछ खेल रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो आप उसमें आपको देखना, जैसे क्रिकेट वगैरह में आपको भागना पड़ता है, फुटबॉल में आपको भागना पड़ता है, या बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको भागने की का सहारा लेना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि आपकी जो सांसें हैं वो तेज तेज आप उसको लेने लगते हैं, है ना। तो ऐसी भोजों के साथ भी हुआ। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि वाई ही वॉज ब्रीथिंग एट सो फास्ट, वो इतना तेज क्यों सांस ले रहा है, ठीक है ना। तो भोजू ने कहा कि वो वहां से अपने घर से यहाँ तक पूरा क्या भागते हुए आया, है ना। बट क्वेश्चन उसके माइंड में अटक गया कि ऐसा क्यों हुआ, मैं भागते हुए आया, तो अगर मैं पैदल चलते हुए आता आराम से तो मुझे सांस लेने में, मतलब इतनी तेजी से मैं सांस नहीं लेता, लेकिन अभी मैं भागते भागते आया हूँ तो मुझे क्या, काफी तेजी से सांस में, मुझे अंदर से ही सांस तेजी से लेने की इच्छा हो रही है ना। तो उसने सोचने लगा कि भाई क्यों रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर, जो भागने से आपकी जो ब्रीथिंग है वो इतनी तेज क्यों हो जाती है ना। तो जो आंसर था भोजो क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो इस बात पे अंडरस्टैंड करता है कि वाई वी ब्रीथ, है ना, कि हम सांस क्यों लेते हैं। इस बात पे अंडरस्टैंड करता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, है ना। तो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग है वो क्या है बच्चों, एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, है ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, वो एक रेस्पिरेशन का क्या है, पार्ट है। तो हमें पहले रेस्पिरेशन समझना है कि वाई डू वी रेस्पायर, है ना, हम सांस लेते क्यों हैं, वाई डू वी रेस्पायर। वाई डू वी रेस्पायर, हम सांस एक्चुअल में लेते क्यों हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ी हमें सांस लेने की, बिना सांस लेने, क्या बिना सांस लिए हमारे काम नहीं चल सकता, है ना। तो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम जिन्हें सेल्स कहते हैं। भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोप यूनिट से मिलके बने हैं, जिनको हम सेल कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलके बने हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। तो सेल क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। यही क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है ना। तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ढांचा तैयार होता है वो सेल से होता है ना। सबसे छोटा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है, हम किससे मिलकर बने, अगर हमारी तह में जाए, हमारी जड़ में जाए, तो हमें पता चलेगा कि हम सेल से मिलकर बने। तो इसलिए बोला गया कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, तो हर सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एक सर्टेन फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। हर सेल क्या करता है? एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करता है ना। क्या क्या कर सकता है सेल? अब और किसी ऑर्गेनिज्म में काफी सारे सेल होते हैं, है ना। तो कुछ क्या करते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कुछ किसका काम करते हैं? कुछ न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कुछ क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, है ना। कुछ किसका काम करेंगे? कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। कुछ किसका काम करेंगे? एक्सक्रीशन का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ किसका काम करेंगे? कुछ आपका रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। कुछ रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में हर सेल का अपना एक फंक्शन है ना। हर सेल का अपना एक फंक्शन है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। आपके पास मैथ्स है, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, साइंस है, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो क्या हर सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है? नहीं, है ना। हर सब्जेक्ट के लिए क्या है? अलग अलग टीचर रखे हुए। तो स्कूल क्या है? अगर हम बोला जाएंगे तो स्कूल एक ऑर्गेनिज्म हो गया, और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर क्या हो गए? सेल हो गए, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई टीचर साइंस पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई आपका मैथ्स पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई एसएसटी पढ़ाता है। तो सबका एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म में हर सेल का क्या है? अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या होता है? एनर्जी की जरूरत है ना। सेल को क्या चाहिए? इन सब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल नीड एनर्जी। सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब वो एनर्जी आती कैसे? किस तरीके से सेल के पास एनर्जी आती है? ठीक है ना। तो इवन जब हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, या हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो भी हमें क्या? एनर्जी की जरूरत है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जो डे टू डे प्रोसेस है, सोना, खाना, कुछ भी करना, खेलना, तो हमें सब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से? मेन बात है कि ये जो एनर्जी है, वेयर इज कम फ्रॉम, है ना। ये एनर्जी आती कहाँ से? मेन क्वेश्चन हमारे पास है कि वेयर दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम। ये एनर्जी हमारे पास आती कहाँ है? ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट कर सकते हैं दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए? रेगुलरली खाना खाना चाहिए। आप रेगुलरली खाना खाते हैं तो खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है आपको। फिर आप क्या करते हैं? जितने भी जो भी फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं, है ना। तो फूड हैज क्या होती है? फूड के पास एनर्जी होती है ना। जिससे कि क्या बनती है? बॉडी बनती है, और बॉडी बनने से फिर आप सारी की सारी चीजें को परफॉर्म करते हैं। तो फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। फूड के पास क्या है बच्चों? एनर्जी है, जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, है ना। फूड के पास क्या है? एनर्जी है। फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। फूड के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। और ये जो एनर्जी है कब रिलीज होती है? विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है ना। फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन के समय रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है?
दे क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रेस्पायर करते हैं, फिर जाके उनको एनर्जी मिलती है ना। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के समय जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो हम ब्रीथ इन एयर, हम ब्रीथ क्या करते हैं, एयर को अंदर ब्रीथ करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। और भी ब्रीथ आउट एयर, और हम क्या करते हैं, बाहर हवा फेंकते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है ना। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीथ के समय हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एयर को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं और एयर को आउट भी कर रहे हैं। अब ये जो एयर हम इन करते हैं ये क्या होती है, रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। और एयर जो हम आउट करते हैं वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में क्या होती है, रिच होती है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए, तो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, है ना, द एयर वी ब्रीथ, वो ट्रांसपोर्ट होती है हर पार्ट ऑफ द बॉडी में, हर बॉडी के पार्ट, जैसे आपने सांस ली तो क्या होगी, हर बॉडी पार्ट में सांस वो पहुंचती है और अल्टीमेटली हर सेल तक जाती है। अब सेल क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी मदद से खाने का ब्रेक डाउन करता है, खाने को क्या करता है, तोड़ता है, खाने को का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। समझ आया आपको। ये जो एयर थी, जब आपने सांस ली, ये जो एयर थी आपने सांस ली जिसमें कि ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा है, तो ये एयर कहाँ पहुंची, आपके पर्टिकुलर सेल के पास पहुंची, है ना। ये जो एयर होती है, एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर रिच इन ऑक्सीजन, है ना, एयर रिच इन ऑक्सीजन अल्टीमेटली air rich in oxygen ultimately reaches into in the cell, है ना, सेल में जाती है। अब एयर जिसमें ऑक्सीजन की कंटेंट ज्यादा है वो सेल के पास पहुंची। अब ऑक्सीजन क्या करती है, ये जो ऑक्सीजन है ये फूड का ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ती है, फूड का ब्रेक डाउन करती है। और जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन के समय एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है आपका, ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration। तो cellular respiration take place in the cell of all organism, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में उन सब के सेल के अंदर ये कहानी होती है, ठीक है ना। तो सेल में फूड के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है, फूड में क्या होता है, ग्लूकोज। तो फूड क्या होता है, जब टूटता है, फूड जब टूटेगा यानी फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो किन किन चीजों में टूटता है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, वो वाटर में टूटता है और एनर्जी में टूटता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में देता है, वाटर देता है और एनर्जी निकलती है। जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहली बात हमने क्या समझी, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, फूड है, फूड में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, फूड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये इसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, क्या हुआ, ब्रेक डाउन, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ। अगर इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो, ब्रेक डाउन होने पे हमें क्या क्या चीजें मिलती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, CO2 बोलते हैं इसे, ठीक है ना। हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें वाटर मिलती है,
H2O और हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? और एनर्जी मिलती है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हमें वाटर मिलेगा और हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड यानी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, फूड यानी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हमें ये चीजें मिलती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हमें वाटर मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो आपने ये बातें सीखी। अब हम कह रहे हैं कि जब ये जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का, ये ऑक्सीजन के मदद से होता है, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब ये ब्रेक डाउन बिना ऑक्सीजन के मदद से हो तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन of glucose, breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, with the use of oxygen. Breakdown of glucose occur with the use of oxygen, ठीक है ना। It is called aerobic respiration. It is called aerobic respiration. इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। तो हमने कहा हमारे पास ग्लूकोज था, ठीक है ना। हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या क्या चीजें मिली? हमें CO2 मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें वाटर मिला H2O और हमें एनर्जी मिली, ठीक है ना। ब्रेकडाउन के समय आपको ये तीन चीजें क्या होंगी? मिलेंगी, पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अगर ये चीजें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो ये क्या कहलाती है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब हो गया कि जब फूड है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन के हेल्प से, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, तो उस टाइम क्या चीजें होती है ना। तो आपने सुना है, आपने देखा भी होगा या आपको क्या शायद पता हो कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट हो गया, है ना। तो वो कैसे सरवाइव करते हैं? एयर की एब्सेंस में सरवाइव करते हैं। कैसे? एयर की एब्सेंस में सरवाइव। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एनोरोब्स कहते हैं। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है उनको? उनको एनर्जी एनोरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के समय, जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है उस समय ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। हम बोलेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज breakdown of glucose occurs in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, ठीक है ना। और absence of oxygen to क्या मिलता है? in the absence of oxygen breakdown of glucose occur in the absence of oxygen to alcohol, अल्कोहल के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है,
कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, क्या मिलती है? एनर्जी। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, उसको हम एनएरोबिक, इसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं। तो क्या हुआ हमारे साथ? हमने देखा कि हमारे पास ग्लूकोज था, ठीक है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना। तो क्या मिलेगा हमें? हमें अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी, ये चीजें हमें मिलती है। ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोस ऑर्गेनिज्म which breathe in the absence of oxygen, in the absence of oxygen are called anaerobes। क्या कहते हैं इन्हें? एनारोब्स कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इनको? एनारोब्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीथ करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स। क्या कहते हैं इनको? एनारोब्स कहते हैं, है ना। एनारोब्स का मतलब एयर की एब्सेंस में सांस लेना, ब्रीथ करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है ईस्ट, क्या है हमारे पास? ईस्ट, है ना। ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? बिना सांस लिए, मतलब सांस तो ले रहा है पर एयर की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेता है, तो हम इसे ईस्ट कहते हैं। सारी बात समझ में? तो आपने ध्यान दिया ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हुआ एयर की एब्सेंस में, तो हमारे पास अल्कोहल आया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आए और हमारे पास एनर्जी आई। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? ये जिसने कर लिया हाथ खड़ा कीजिए। सभी ने कर लिया है? ठीक है, चले। तो हमने देखा कि ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनारोब्स कहलाता है, यानी ईस्ट कैसे ब्रीथ करता है? एनारोबिकली ब्रीथ करता है ना। तो जब ईस्ट, अभी हमने कहा, पीछे हमने देखा कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एयर की एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रीथ करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलती है ना। एयर की ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ब्रीथ करते हैं तो हमको क्या मिलती है? अल्कोहल मिलती है। तो ईस्ट ऐसा काम कर रहा है। तो ईस्ट क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वाइन और बियर बनाने के काम आता है। आपने देखा वाइन और बियर के बारे में आपने सुना होगा। तो ईस्ट क्या है? यूज्ड होता है ना। ईस्ट इज यूज्ड टू मेक alcohols। अल्कोहल में आपके वाइन और बियर्स आ गए, है ना। वाइन एंड बियर। ईस्ट क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वाइन और बियर बनाने के काम आता है ना। आप देखते हैं, आपने सुना होगा वाइन और बियर के बारे में, अल्कोहल के बारे में। तो ईस्ट एक ऐसा इकलौता ये है ऑर्गेनिज्म है, इकलौता नहीं और भी है, लेकिन ये क्या आता है? एक बनाने के काम आता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कभी, जैसे आप अगर दौड़ रहे हैं, आप आपके स्कूल में स्पोर्ट्स हैं या आपके घरों में आप खेलते हैं और आप तेजी तेजी से आप क्या करते हैं? दौड़ के जाते हैं। तो आप देखते हैं जब आप दौड़ते हैं तो आप बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं?
सांस लेने लगते हैं ना। आप ब्रीथ क्या करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भोजो क्या गया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गया, भाग के गया, तो उसने देखा कि वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि आप खेल के मैदान में जब आप तेजी से भागते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि आपके पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं। आपके जो पैर है, पैर के निचले हिस्से में आपका क्रैम्प्स आने लगते हैं, हमें दर्द सा होने लगता है ना। जो हमारी जो नसें हैं वो थोड़ा सा खिंच जाती है, हमें क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है। अभी कभी आपने महसूस किया होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम क्या करते हैं, जब हम तेजी से भाग रहे हैं, अभी सपोज आप क्या कर रहे हैं, तेजी से भागते हैं, तो आपको एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी आपको बताया कि जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो सेल में जो मौजूद खाना है, ग्लूकोज है, वो टूटेगा। वो जब टूटेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। और वो एनर्जी सेल यूज करता है सारी प्रोसेस करने में। लेकिन जब आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, अब आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जब सांस ले रहे हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन आपके हर सेल पे नहीं पहुंचती। जब प्रॉपर ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि उसका जो ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटता नहीं है। आपको पता है कि जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। लेकिन जब जब क्या हो, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, यानी पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो पार्शियल ब्रेकडाउन के समय जो ग्लूकोज है हमारी मसल्स में जो ग्लूकोज है वो टूटता है किस फॉर्म में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो वो जो लैक्टिक एसिड है उसके मदद से हमें क्रैम्प्स आते हैं, हमारे पैर में दर्द वगैरह होने लगता है, क्रैम्प्स आने लगता है। तो किसकी मदद से होता है बच्चों? वो लैक्टिक एसिड के मदद से होता है। तो आप करेंगे, नोट करेंगे, आप लिखिए, our muscle cell can also respire anaerobically. Our muscle cell can also respire, हमारे जो मसल सेल है वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, यानी कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेशन करते हैं। और उस टाइम जो हमारे मसल्स में ग्लूकोज है, हमारी जो मसल्स में ग्लूकोज है वो टूटता है बच्चों किस फॉर्म में, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है ना, ये जो ग्लूकोज है हमारी मसल्स में कैसे टूटेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है। ठीक है ना, क्या देता है बच्चों, लैक्टिक एनर्जी देता है। और इसी लैक्टिक एनर्जी की वजह से हमें क्या आते हैं, हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं। हो गया है नोट डाउन सभी का? नोट डाउन हो गया तो आप हाथ उठाइए सभी जिसका हो गया है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हुआ तो लैक्टिक एसिड हुआ, है ना। तो हम बोलते हैं कि हमारे जो मसल क्रैम्प है इसी वजह से आते हैं। तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि मसल क्रैम्प्स occurs during heavy exercise muscle cramps occur during heavy exercise due to the partial breakdown of glucose to produce lactic acid ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं हैवी एक्सरसाइज के समय ड्यू टू द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, है ना। तो इन मसल क्रैम्प से हमें कैसे रिलीफ मिलेगा, हमें जो मसल क्रैम्प हो गए इससे कैसे, आपने देखा होगा
आपने क्रिकेट वगैरह में देखो, अगर जब जो प्लेयर हैं वो रन लेते हैं, है ना, मैदान में भाग रहे हैं, रन ले रहे हैं, तो आपने देखा कि वो कभी कभी भागने में उनको पैर में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, भाग नहीं पाते। तो फिर उनके जो फिजियो ट्रेनर्स हैं, वहां से आपके पवेलियन से फिजियो ट्रेनर आते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको मसाज देते हैं, हॉट मसाज देते हैं, जिस वजह से उनकी जो मसल है वो रिलीज करती है और फिर वो दर्द क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो मसल क्रैम्प से रिलीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए या फिर हमें मसाज लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टू गेट रिलीफ फ्रॉम muscle cramps, to get relief from muscle cramps we should take hot water bath और मसाज, ठीक है ना। तो हमें हॉट वाटर बाथ या मसाज लेना चाहिए। उस वजह से क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हॉट वाटर बाथ हम क्या करते हैं, हॉट वाटर बाथ या मसाज लेते हैं, ये क्या करता है, विच इम्प्रूव्स ये क्या करता है बच्चों, विच इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे मसल सेल में बढ़ जाती है और मसल सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। आए समझ में आपको, क्या करता है, इससे क्या करता है, इंप्रूव करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच इंक्रीज the supply of oxygen, ठीक है ना, which increase the supply of oxygen into the cell, therefore partial breakdown of लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, वो पार्शियल ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड कंप्लीट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। तो इस वजह से इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज समझा कि क्यों कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करता है, क्यों सांस वगैरह वो लेता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपको अपने माध्यम से द्वारा समझाया कि इस तरीके से चीजें होती है। दो तरीके की रेस्पायरेशन होते हैं, एरोबिक जो ऑक्सीजन की मदद से होता है और एक एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन की मदद से, जैसे ईस्ट वगैरह करते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने नोट नहीं किया, अभी हम स्क्रीन में फ्लैश करेंगे तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।